वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें आज हमारा नया टॉपिक रहेगा रक्त परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका हम पार्ट फर्स्ट देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिले। आज हम रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चंस को शामिल कर रहे हैं जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं और आगे आने वाली एग्जामों के लिए भी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। देखो, धमनी व शिरा सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाएगा? क्या हीमेटोलॉजी में होगा, या एंजियोलॉजी, या मायोलॉजी, या ऑन्कोलॉजी? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है एंजियोलॉजी में। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? देखो, एंजियोलॉजी का फादर बताना है हमें। फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन होगा? क्या कॉलैंड स्टेनर होगा, या वीनर होगा, या विलियम हार्वे होगा, या रॉबर्ट हुक होगा? तो एंजियोलॉजी का जो जनक है वो हो जाएगा विलियम हार्वे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? देखो, वो पहले था रक्त परिसंचरण तंत्र, अब है केवल रक्त। तो रक्त का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? क्या फाइकोलॉजी में किया जाएगा, या माइकोलॉजी में, या हीमेटोलॉजी में, या इकोलॉजी में? तो रक्त का अध्ययन किया जाता है हीमेटोलॉजी में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा होती है। एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? क्या 5 लीटर होगी, या 4 लीटर, या 7 लीटर, या 8 लीटर? तो एक सामान्य जो व्यक्ति होता है उसमें लगभग 5 लीटर रक्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति में ब्लड की मात्रा उसके कुल भार की लगभग कितनी होती है? देखो, ब्लड की मात्रा बतानी है हमें, उसके कुल भार की कितनी प्रतिशत है? क्या 2-3% होती है, या 3-4%, या 7-8%, या 10 से 12%? तो ब्लड की मात्रा उसके कुल भार की 7 से 8% होती है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लड का पीएच मान कितना होगा? देखो, ब्लड का पीएच मान हमें बताना है। क्या 6.8 होगा, या 7 होगा, या 7.4 होगा, या 6 होगा? तो जो ब्लड का पीएच मान होता है वो होगा 7.4। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लड किस प्रकार का उत्तक है? देखो, ब्लड है एक प्रकार का उत्तक होता है, तो हमें बताना है कि वो किस प्रकार का उत्तक है। क्या वो उपकला उत्तक है, या कंकालीय उत्तक है, या तरल संयोजी उत्तक है, या पेशी उत्तक है? तो जो ब्लड है वो किस प्रकार का उत्तक है? तो ये हो जाएगा तरल संयोजी उत्तक। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? देखो, ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? क्या प्लाज्मा बनाएगा, या आरबीसी, या डब्ल्यूबीसी, या प्लेटलेट्स? तो ब्लड का जो सर्वाधिक भाग है वो प्लाज्मा के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लड का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है? देखो, सर्वाधिक भाग प्लाज्मा का था, तो अब बताना है हमें कि प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है। क्या 45% होगा, या 55%, या 95%, या 20%? तो प्लाज्मा का प्रतिशत बताना है हमें, तो प्लाज्मा का हो जाएगा 55%। तो 55% प्लाज्मा होता है और 45% रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है। अब देखो, प्लाज्मा में हमें बतानी है जल की मात्रा, तो जल की मात्रा कितनी होगी? क्या 70 से 72% होगी, या 80 से 90%, या 8 से 10%, या 90 से 92%? तो प्लाज्मा में जल की जो मात्रा है वो होती है 90 से 92%। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है? देखो, बताना है हमें कि किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से
जाना जाएगा? क्या प्रोथ्रोम्बिन को, या फाइब्रिनोजन को, या हिपेरिन को, या एल्बुमिन को? तो हमें बताना है कि प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से किसे जाना जाएगा? तो ये हो जाएगी हिपेरिन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करेगी? देखो हमें बताना है कि कौन सी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। क्या प्रोथ्रोम्बिन करती है, या फाइब्रिनोजन, या दोनों, या हिपेरिन? तो हमें बताना है रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन, तो वो हो जाएगी प्रोथ्रोम्बिन और एक हो जाएगी फाइब्रिनोजन, यानी कि ए एंड बी दोनों इसके सही हैं। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है? देखो बताना हमें कि कौन सी जो प्रोटीन है जो मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। तो कौन सी है? क्या वो एल्बुमिन है, या ग्लोबुलिन है, या हिपेरिन है, या ग्लोबिन है? तो कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है? तो वो हो जाएगी ग्लोबुलिन। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। देखो जो प्लाज्मा होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? क्या वो हिपेरिन है, या एल्बुमिन है, या कैसिन है, या प्रोथ्रोम्बिन है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है एल्बुमिन। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायता करती है? देखो रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायता करती है? क्या फिलोक्विनोन, या थाइमीन यानी कि B1, या कैल्सीफेरोल यानी कि डी, विटामिन डी, या टोकोफेरोल यानी कि विटामिन ई? तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? विटामिन के, फिलोक्विनोन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? अब देखो हमें तत्व बताना है कि कौन सा तत्व रक्त का थक्का बनाने में सहायता करेगा। क्या Ca+2 करेगा, या Mg+2, या Na+, या K+? तो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करने वाला तत्व होता है Ca+2। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है? देखो दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सी प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है। क्या हिपेरिन का होगा, या प्रोथ्रोम्बिन का होगा, या फाइब्रिनोजन का होगा, या उपर्युक्त सभी का होगा? तो हमें बताना है लीवर में निर्माण होने वाली प्रोटीन। तो हिपेरिन का निर्माण भी लीवर में होता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण भी लीवर में होता है, और फाइब्रिनोजन का भी निर्माण लीवर में होता है। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर के अंदर कहां से होता है? देखो बताना है हमें कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी हैं, इनका निर्माण मानव शरीर के अंदर कहां से होता है? क्या अस्थिमज्जा से, या थाइमस ग्रंथि से, या लार ग्रंथियों से, या नन, कोई नहीं? तो दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर के अंदर कहां से होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, असत्य बताना है हमें। देखो एक तरफ तो रक्त कणिका है और दूसरी तरफ रासायनिक नाम है। तो बताना है हमें, क्या आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहेंगे, या डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहेंगे, या प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहेंगे, या सभी सत्य हैं? तो हमें बताना है कि असत्य कथन बताना है हमें। तो फर्स्ट है कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहेंगे, ये कथन भी सत्य है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहेंगे, ये कथन भी सत्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी सत्य हैं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आज का लास्ट क्वेश्चन रह गए, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है। क्या मेंढक की आरबीसी सबसे बड़ी होती है, या सर्प की, या मनुष्य की, या कस्तूरी मृग की?
तो सबसे बड़ी आरबीसी बतानी है हमें, और सबसे बड़ी आरबीसी होती है मेंढक की। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।